कि सरकार की तरफ से आदेश तो पहले भी बहुत सारे हैं, पेड़ों को काटने को लेकर बहुत सारे नए कानून हैं, तो इस बार नया क्या होगा? आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में पेड़ों से जुड़े अपराधों पर सख्ती करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन अपराधों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है, यानी अगर दिल्ली में पेड़ काटा तो सीधा जेल। अब अगर दिल्ली में पेड़ काटा तो खैर नहीं। जी हाँ, दिल्ली में पेड़ काटने की सोचने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि अगर दिल्ली में पेड़ काटा तो सीधा जेल हो सकती है और भारी भरकम जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली में पेड़ों की कटाई या उन्हें नुकसान पहुंचाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार ने इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी है। इसके बाद पेड़ों की कटाई होने की शिकायत आमजन सीधा कर सकेंगे और इस पर कार्रवाई भी होगी। रेखा सरकार की नई एसओपी के अनुसार अगर दिल्ली में कहीं भी पेड़ की कटाई हुई तो तुरंत और सख्त एक्शन होगा। रेखा गुप्ता सरकार का ये कदम पेड़ों को बचाकर दिल्ली को हरा भरा रखना है। दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत नए एसओपी को लागू कर दिया गया है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दिल्ली ट्रीज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के सेक्शन 33 के तहत दिल्ली सरकार ने नया एसओपी लागू किया है, जिसके तहत अब स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे पेड़ से जुड़े अपराधों के लिए, यानी कि पेड़ के कटने पर या फिर कुछ भी ऐसा ऑफेंस किया जाएगा तो उनके लिए सख्त कार्यवाही अब से की जाएगी। ये एसओपी पहले से ही हमारे लॉ का हिस्सा था, लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है। इस एसओपी के तहत सेक्शन 33 के तहत अब जो भी ऑफेंसेस होंगे उस पर सरकार जो है सख्त कदम उठाएगी। कंट्रोल रूम प्रॉपर बनाया जाएगा जो 24/7 हमारा फंक्शन करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में पेड़ काटने की सजा क्या होगी। दिल्ली में बिना अनुमति के पेड़ काटना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत पेड़ काटना प्रतिबंधित। वन विभाग की अनुमति के बिना पेड़ काटना प्रतिबंधित है। अवैध रूप से पेड़ काटने पर 6 महीने से 3 साल तक की जेल, प्रति पेड़ 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। पेड़ काटने हटाने से पहले वृक्ष अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य। अनुमति मिलने पर जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने ही नए पेड़ लगाना अनिवार्य। अगर पेड़ जान माल को खतरा पैदा कर रहा है तब उसे काटने के बाद 24 घंटे के भीतर वन विभाग को सूचित करना जरूरी। अगर आप दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई देखते हैं तो शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली में एसओपी का कितना होगा असर? हरियाली सुरक्षित रखने में ये कदम कितना होगा कारगर? इस पहल से पर्यावरण सुरक्षा कितनी होगी मजबूत? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है, पेड़ काटने वालों को कितनी सजा मिलेगी? ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। दूसरा प्रश्न, हरियाली सुरक्षित रखने में ये कदम कितना कारगर है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, इस पहल से पर्यावरण सुरक्षा कितनी मजबूत होगी? ये तीसरा प्रश्न है, तीसरा सवाल है। तो ये हमारे 3 सवाल हैं, 3 प्रश्न हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को कटने से बचने के लिए दुनिया भर के कानून हैं। तो दिल्ली सरकार अब ऐसा क्या करने जा रही है जिससे ये माना जाए कि दिल्ली में अवैध तरीके से जो पेड़ कटते हैं, गलत तरीके से जो पेड़ काटे जाते हैं, उस पर रोक लग जाएगी। ये हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे।
दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि दिल्ली में जिस तरीके से पक्के निर्माण हो रहे हैं और जहाँ जहाँ पक्के निर्माण होते हैं उस दौरान पेड़ों को काटा जाता है। कुछ परमिशन के साथ कटते हैं, कुछ बगैर परमिशन के कटे जाते हैं। कई बार ऐसा भी दिखता है कि परमिशन 5 पेड़ों की है तो 15 कटे जाते हैं। तो इन तमाम सिनेरियो को सरकार ने समझा है और उसके बाद सरकार ने फैसला किया है। और जो फैसला है, जो सरकार की तरफ से कानून है, आदेश है, वो सीधे इसके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। तो दिल्ली में अब अगर आपने पेड़ काटा तो आपको सीधे जेल जाना पड़ सकता है। और देखिए, इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और आयतप्पन भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभेंदु जी, आपसे शुरू करूंगा। पेड़ काटने को लेकर पहले से बहुत सारे कानून हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या आपको लगता है कि इससे दिल्ली में अवैध तरीके से पेड़ों का कटान पूरी तरीके से रुक जाएगा, थम जाएगा? देखिए धर्मराज जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 1994 में भी जो कानून आया वो हमारी ही सरकार लाई थी, पेड़ों को ना काटा जाए, जिसका अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया। ये कानून भी बनाने वाले हम ही लोग थे और इस कानून को बनाने का पर्पस ये था कि कोई भी अपने घर के आगे कोई बाउंड्री बनाने के चक्कर में कहीं कुछ लोग गए, वो अपना जहाँ पे उनका चौकीदार खड़ा होता है उसके पास का बहुत सारी ऐसी चीजें पेड़ काटने के लिए परमिशन बिना काटते थे। इसके लिए कानून बना और अब रेखा गुप्ता जी ने उसी कानून के आधार पर बड़ा एक्शन करने की बात कही है। कानून तो था पर उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया पिछले 11 साल की सरकार ने, और शीला दीक्षित जी की सरकार ने भी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप सोचो कि शीश महल जब बन रहा था तब एक बहुत बड़ी चर्चा करी थी, डिबेट करी थी कि केजरीवाल जी ने पेड़ काटने के लिए एनजीटी से परमिशन मांगी थी और एनजीटी ने नहीं दी थी। उसके बाद भी शीश महल बनाते समय लगभग 11 बड़े पेड़ काटे गए। अभी ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। यदि केजरीवाल जी एक भी पेड़ काटेंगे तो उनको जेल हो सकती है और बेल भी नहीं मिलेगी, चाहे वो अपने केस को खुद ही क्यों ना लड़ें। अब इस केस का इस पूरी जो कानून है, इस कानून के अंदर मेरे को बताने का ये है कि यदि कोई भी आदमी का वो कोई पेड़ काटना है, सपोज करिए वो पानी गिरने वाला है, ऐसा गिर सकता है, किसी के नुकसान हो सकता है, किसी के उसके लिए परमिशन ली जाएगी और वो साइट पर आकर जो ट्री मैनेजर हैं, ट्री बीट अफसर्स हैं फॉरेस्ट के, वो चेक करेंगे और उसके बाद वो एक्शन लेंगे, परमिशन देंगे। परमिशन मिलने के बाद उसका एक प्रोसेस है कि यहाँ से यदि पेड़ काट रहे हैं तो उसके एवज में हम कहाँ पे पेड़ लगाएंगे, कितने पेड़ लगाएंगे और कितने साल का पुराना है। हाँ, ये कानून पेड़ की छटाई पर नहीं लागू होता। जो 4 इंच की डाले हैं वहां तक हम पेड़ को छाट सकते हैं। कई बार पेड़ ज्यादा भारी हो जाता है, कई पत्ते बालकनीज में लोगों के आ जाते हैं रोड को, तो छटाई का प्रोसेस को लो इससे अलग किया गया है। हमको लगता है कि दिल्ली के पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत अच्छे हैं और इसको यदि हमने प्रॉपर्ली मेंटेन किया तो दिल्ली के अंदर हरियाली और ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा विश्वास है। ठीक है सर, आता हूं आपके पास। वैभव श्रीवास्तव, बताइए कैसा है ये कानून, क्या आपको इसमें खामियां दिखती हैं? मुन्ना जी, सबसे पहले आपका नमस्कार, शुभेंदु भाई को जी नमस्कार, मुन्ना जी को नमस्कार, जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उसको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी,
इफेक्टिव हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे होती है भारतीय जनता पार्टी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी हर बार मीडिया को उस ट्रैप में लेके आती है, मीडिया उस ट्रैप में फिर से जाती है और फिर से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉरेस्टेशन को लेकर इस देश में बहुत सख्त कानून है और उसके कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, मतलब आप विस्थापन करते हैं या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अगर पेड़ों का विस्थापन होता है तो उसकी जो सबसे इफेक्टिव फॉरेस्टेशन पॉलिसी है, चाहे उसका कॉम्पेंसेशन सैपलिंग इम्प्लांटेशन हो या उन पेड़ों को उठा के किसी दूसरे जगह, जो उनका सर्वाइवल रेट अरविंद केजरीवाल की सरकार में सबसे हाईएस्ट रहा है। ये एफिडेविट के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था तत्कालीन दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार ने स्पष्टता से बताया था कि इवन पूरे देश में सबसे ज्यादा जो सर्वाइवल रेट है आफ्टर इम्प्लांट, ये विस्थापन के बाद, तो वो दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल का रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की जो ये अगर पहली बात तो हम किसी भी फैसले का जिसमें कि पर्यावरण की बेहतरी हो उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और जहां भी हमारी जरूरत है हम सरकार में इसके साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार के जो एक्शन है और डीड्स, उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। ये वाक्य है लगभग फरवरी 2023 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 फरवरी 2024 का। माननीय एलजी साहब, तत्कालीन एलजी साहब विनय सक्सेना जी जाते हैं और 1100 पेड़ सतबरी रिज एरिया, जो कि छतरपुर के पास पड़ता है, वहां पर कटाई करने का ऑर्डर देते हैं और डीडीए उन 1100 पेड़ को काट छाट के अलग कर देती है। और वो क्यों अलग करती है? क्योंकि छतरपुर में जो प्राइवेट जो हाउसेस बने हुए हैं, फार्म हाउसेस बने हैं, उनकी जो अप्रोच रोड थी उसको चौड़ा करना था। फार्म हाउसेस की दलाली करने के लिए इन लोगों ने उस रोड को बड़ा करने के लिए 1100 पेड़ काट दिए तत्कालीन एलजी साहब में, और ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से डीडीए ने इसको स्वीकार किया है। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। अगर रेखा गुप्ता जी को, बीजेपी को जरा सा भी अगर इस पॉलिसी में और दिल्ली के पर्यावरण और जो भी इसमें कानून के उल्लंघन हुआ उसके ऊपर काम करना है, सबसे पहले वो एलजी, तो उस समय के एलजी विनय सक्सेना को के ऊपर एफआईआर लॉन्च करे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। अगर ये सरकार करती है तो हम ये मान जाएंगे कि रेखा गुप्ता जी एक ऐसी सीएम है जो वो बोलती हैं वो करती हैं। अगर इनको दिल्ली के पर्यावरण और पेड़ों की इतनी चिंता है, इसलिए हम जानते हैं कि ये लोग नहीं करेंगे। इनकी बेशर्मी हम जानते हैं। खुद एलजी साहब ने खड़े रह के वो 1100 पेड़ कटवाए थे और ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी किया कि हाँ मैंने कटवा दिए और मुझसे गलती हो गई। ये एफिडेविट इसके थ्रू किया था डीडीए ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का और रेखा गुप्ता जी का, और उस हेडलाइन मैनेजमेंट को हम यहाँ दिखते हैं। अगर वाकई में इंप्लीमेंट करना है, आपके पास सफिशिएंट कानून है, सफिशिएंट प्रावधान है जिसमें कि इस तरह की किसी भी लीगल एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। ठीक है। मुन्ना खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। दिल्ली में अब रेखा गुप्ता सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेड़ कटेंगे नहीं, और जो अगर कटे किसी ने मतलब इलीगली अगर किसी ने काटा और गलत तरीके से काटा तो उनका सीधा जो रास्ता होगा वो तिहाड़ होगा। आप कितने आश्वस्त हैं इस कानून से, इस फैसले से? मैं अभी आपके डिबेट से पहले मैं सोनीपत से ही आ रहा था। रास्ते में बुराड़ी से आगे का एरिया जो दिल्ली के अंदर आता है, क्योंकि बॉर्डर है सोनीपत के बाद के, वहाँ कई ऐसे फार्म हाउस है जिसके बनाने के लिए मैं समझता हूँ 10,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। कहाँ सो रही है सरकार? किस कानून की बात करते हैं आप? केंद्र की बात करूं तो अगर केंद्र ने बिहार में सिर्फ अडानी को जमीन देने के लिए 10,54,000 पेड़ कटवा दिए। चाहे अरावली पहाड़ की बात कर लूं, अडानी को देने के लिए सारे नियम वहां तोड़ दिए गए। तो सवाल ये है कि सरकार की दबंगई है, सरकार के क्लोज, सरकार के नजदीक जो भी आसपास लोग हैं उनके लिए कोई भी कानून मायने नहीं रखता। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी धाराएं, मैं कह रहा हूँ 2003 के अंदर जो बिल पास हुआ था कि कोई अगर पेड़ काटेगा तो उसे जेल किया जाएगा, वो अनलीगल होगा, उस पर अरेस्ट वारंट निकाले जाएंगे।
उसे जेल के अंदर डाला जाएगा। कितने लोगों को जेल डाला गया ये आम आदमी पार्टी के सरकार में और ये बीजेपी के सरकार में। लगातार मैं अगर उम्मीद करूं तो 13 साल हो गए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगभग 1 ईयर होने वाला, 1 साल हो गए। तो 13 साल में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता दे या बीजेपी के प्रवक्ता बताए कि कितने लोगों को जेल में डालने का काम किया। ये सख्त कार्रवाई कब होती थी? जब कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस के शासनकाल में एक बीजेपी के ही नेता, मैं नाम नहीं खोलूंगा इसमें, उसने अर्जी लगाई थी शीला दीक्षित के सरकार में कि मेरे फार्म हाउस के जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर जो पेड़ के साए हैं वो आ रहे हैं, तो प्लीज इजाजत दिया जाए कि मैं उसे उसकी टहनी बोलते जो उसके झाड़ियां होती है, उसे एक बार साफ करवा दिया जाए और काट दिया जाए। शीला दीक्षित के सरकार में उसे इजाजत नहीं मिली। तो वो एक कानून आप कह सकते हैं। जो हम लोगों ने पेड़ का रख रखाव किया, जो सुंदर दिल्ली बनाने का काम किया, दिल्ली को रखने का काम किया, सुरक्षित लोगों को रखा, साफ पानी देने का काम किया, सारे जो हाईवे थे सबको रेड लाइट फ्री करने का काम किया, नाले सीवर में जो भी रुके हुए काम थे, जो जिस गांव में नाले सीवर कभी बने ही नहीं थे, वो बीजेपी के शासनकाल में 15 साल में शीला दीक्षित के नेतृत्व में हर घर मीठा जल पहुंचाने का काम, नाले का काम, सीवर का काम, जो भी रोड टूटे थे सबको बनवाने का काम किया। मैं तो पूछता हूँ, दोनों जो सरकारें चली हैं उनके प्रवक्ता आपके साथ है, तो ये बताए कि कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कितने इन्होंने रोड बनाए, कितने सीवर नाले कितने किलोमीटर के ये बनवाए, कितने रोडों को इन्होंने सिग्नल फ्री किया, कितने फ्लाईओवर बन गए। ये तो 500 हॉस्पिटल, 500 स्कूल का वादा करके आए थे। ये तो दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। वहीं पे शीला दीक्षित जी, ये रेखा गुप्ता जी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे। तो न इससे लंदन बन पाया, न इससे पेरिस बन पाया। दिल्ली जो जिस हाल में शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, उस हाल में भी दिल्ली को अब इन लोगों ने नहीं रखा। अब मैं कह रहा हूँ, पीछे डिबेट में इनके विधायक ने कहा था कि दिल्ली में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गंद फैला हो, रोड टूटे हो, नाले भरे हो। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा आपके जी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी पत्रकार बंधु को भेजिए, मैं हजारों जगह दिखाऊंगा, यहाँ पे टूटी सड़कें हैं, बहती हुई नालियां दिख जाएंगी। आने जाने वाले लोग, चाहे नमाज पढ़ने वाले हो, पूजा करने वाले हो, जाते हुए स्कूल बच्चे गिरे हो, जिस जगह मैं रह रहा हूँ 10 कदम के दूरी पे 10 साल से लगातार यहाँ पे रोड नहीं बने, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। यहाँ का ये मरहला होता है कि अगर थोड़ी बारिश हो जाए, बराबर में मस्जिद है, थोड़ा आगे जाके मंदिर है, दोनों जगह दिक्कत है। और दिक्कतों का सामना सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे, उनके कपड़े खराब होते हैं, कभी किसी के सर फटते हैं। तो इन हाल में इन लोगों ने दिल्ली को छोड़ा है। ये मैं कह रहा हूँ कि पेड़ काटने पे इनके जो लोग हैं उनके लिए कोई कायदा, कोई कानून मायने नहीं रखता। बस इनके मंत्री से इनके आदमियों का संपर्क होना चाहिए, बाकी चलिए ठीक है सर। मुन्ना जी, मैं आपके पास आता हूं। राय तपन भारती हमारे साथ हैं। सर, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या इस मामले से एक और हेडलाइन बना, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सरकार की मंशा ठीक है और इसका इम्पैक्ट दिखेगा, और अगर दिखता है इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और कमियां रह गई हैं? धर्मराज जी, कुछ लोग अर्ध सत्य बोलते हैं। शुभेंदु जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने पूरा श्रेय लेने का प्रयास किया कि भाजपा सरकार ने किया। मैंने जब रिसर्च किया तो समझ में आया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण दिल्ली सरकार ने ये सब ऑर्डर निकाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करनी चाहिए कि कई वर्षों से, कई दशकों से पेड़ों की कटाई, छटाई और प्रकृति की रक्षा के लिए शिकंजा कस कर रखा है, और दिल्ली को लेकर तो बहुत ही कड़ा रुख है। 2024 का मामला है, 2 साल पहले का मामला है, जब ये मामला उठा सुप्रीम कोर्ट में। अब मामला कहाँ का था मैं बता दूं, उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं था। डीडीए के हिस्से में वो जगह थी रिज क्षेत्र में, जो अरावली पहाड़ियों में 642 पेड़ काट दिए गए। तो तलब किए गए, डीडीए के वाइस चेयरमैन से तलब किए गए, अफसर तलब किए गए। डीडीए के वाइस चेयरमैन ने माना कि बिना अदालत की, बिना अनुमति ये पेड़ काटे गए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की नहीं, ये नीचे तबके में गलती हुई। तो इसका मतलब कि डीडीए किसके मातहत है? एलजी के मातहत है। अब मैं किसी भी पार्टी का कभी भी किसी डिबेट में न पक्ष लेता हूँ, न असत्य बोलने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात है कि दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था, डीडीए का था।
डीडीए के लिए वाइस चेयरमैन ने क्षमा मांगी, माफी मांगी। उसमें क्या हुआ कि ऐसा भारत सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट का एहसास हुआ कि कुछ कानून में तब्दीली की जरूरत है। तो जाहिर है कानून बनाने में कई महीने लग जाते हैं, रिसर्च होता है, लीगल डिपार्टमेंट मेहनत करता है, अंत में ये विधानसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। अब कानून अच्छा बना है। इसमें क्या है मैं बता दूं कि अब कोई शिकायत आएगी तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है 1000 से लेकर और अंतिम कहां तक उसको जुर्माना लगेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जेल की सजा अधिकतम 1 साल तक है। इसके लिए 24 घंटे एक कॉल सेंटर खोलने की हिदायत दी गई है। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि जैसे बिजली के तार के ऊपर पेड़ की टहनियां कट गई, इमीडिएट नहीं हुआ, 24 घंटे की मोहलत दी है सरकार ने कि 24 घंटे के अंदर में हटा दिया जाएगा, उसमें कोर्ट की भी सहमति है। तो 24 घंटे हम इंतजार करेंगे कि हमारे पेड़ की टहनियां जो बिजली के तारों से सट रहे हैं। देखिए, जब आप डिबेट करते हैं, बात करते हैं, आपका चैनल एनसीआर में भी सुना जाता है। ये समस्या गाजियाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, फरीदाबाद में भी है, आसपास के जितने भी शहर हैं वहां पर है कि बिजली के तारों से। दिल्ली में तो कुछ बिजली विभाग ने अच्छा काम किया कि केबल, अंडरग्राउंड केबल के कारण उतरा नहीं है, लेकिन मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वहां देखा है अभी भी कि पेड़ और बिजली के तार टकराते हैं और रोजाना 2 घंटे 4 घंटे बिजली कटती है। कोई बिजली विभाग, तो हमें समग्र रूप से बात करनी चाहिए कि क्या दिल्ली सरकार ही पेड़ों की रक्षा करेगी, क्या डीडीए ही करेगा, क्या यूपी सरकार और गुड़गांव अथॉरिटी और फरीदाबाद अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी पेड़ों की रक्षा करे? क्योंकि पर्यावरण एक विशाल क्षेत्र होता है। पाकिस्तान में जब गर्म हवा चलती है तो दिल्ली तक पहुंचती है, वहां यदि तूफान आता है या आंधी आती है तो उसका असर दिल्ली में पड़ता है। तो गाजियाबाद, फरीदाबाद में पेड़ कटेंगे तो उसका असर दिल्ली पर होगा या नहीं होगा, इस पर आप बहस कीजिए। और दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद में भी भाजपा की सरकारें हैं। इनको मिलकर चाहिए कि एक समग्र नीति बनाए। अच्छा, एक और घटना हुई दक्षिण दिल्ली में। दक्षिण दिल्ली में जोरबाग का इलाका है, धनवानों का इलाका है, वहां पेड़ कट गए कैंपस के अंदर में। तुरंत तत्काल फोन गया और आनन फानन में पुलिस आई, एफआईआर हुआ। 1994 का बना हुआ कानून है, ये भी कोर्ट में मामला गया। वो इस मामले में कार्रवाई इसलिए जल्दी हुई कि मंत्री के एपीएस ने फोन किया था पुलिस को, और जो पेड़ काटने की शिकायत पड़ोसी ने की थी, पड़ोसी मंत्री जी के रिश्तेदार थे। तो हम तो मंत्री के रिश्तेदार नहीं है। हमारे जैसे लोग जब फोन करते हैं तो महीनों, हफ्तों वन विभाग वाले विजिट नहीं करते हैं, पुलिस वाले देखते ही नहीं है। अच्छा, ये जो व्यापारीकरण है ना, व्यापारीकरण, ट्रेड बढ़ाने की जो लालसा, लालच, इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद हर जगह लोगों ने अपने मकान के आगे पेड़ काट दिए और पेड़ काटने की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि पेड़ काटने के बाद बाहर में जो बेचने के सामानों की प्रदर्शनी करने में, एग्जीबिट करने में आसानी होती है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने की जरूरत। अब हम एक्शन क्या ले सकते हैं? एक्शन लेने का तरीका है कि दिल्ली में जनसंख्या का जो अनुपात बढ़ रहा है, जो लोग बड़ी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं, ये 2 करोड़ का संख्या कहीं 3 करोड़ ना पहुंच जाए। ये 2 करोड़ दिल्ली की जो आबादी, इतने में तो यूरोप का किसी देश की आबादी होती है। तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए, पहली बात। दूसरी बात है कि पेड़ लगाने का अभियान आप दिल्ली में ही नहीं पूरे एनसीआर में कीजिए, दूसरी बात। तीसरी बात कि बच्चों को पेड़ों के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है सीबीएसई के कोर्स में, अब जैसे हम कोई पेड़ लगाने के लिए कोई वृक्ष दान करता है या वृक्ष की रक्षा करता है, तो इसको इनकम टैक्स से भी जोड़ा जा सकता है कि जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए जो परिवार करेंगे, जिसका प्रूफ होगा, जिसका प्रमाणीकरण वन विभाग और नगर निगम करेगा, उन्हें इनकम टैक्स में भी छूट दी जाएगी। लोगों की, आम जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेड़ों की रक्षा होगी। अभी जितना नुकसान होना है हो गया है। बचे हुए पेड़ों को, अरावली के पेड़ों को बचाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। डीडीए में आप बैठे हुए अफसर हो या दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए अफसर हो
या वन विभाग में बैठे हुए अफसर हैं, उनको ईमानदारी से काम करना होगा, न ठीक कि है सर। वीआईपी को छोड़ सर मैं इस पे ना सर इसको ना मैं थोड़ा और व्यापक करता हूं शुभेंदु भाई। इसमें सर ने बताया कि कहां से मामला शुरू हुआ, कहां से इंटरवीन हुआ और उसके बाद, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ कह सकता है, एक्ट करना तो सरकार का काम है। तो कोर्ट ने कहा, सरकार ने एक्ट किया। मुझे पता है क्योंकि मैं भी जंगल झाल वाले प्रदेश से ही आता हूं, तो जो लॉ क्या है पेड़ पौधों का वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और सारा जो कानून है ना आपका वो धरा का धरा रह जाएगा एक पेड़ काटने के लिए। तो मतलब आप नहीं जा सकते, ये इतना हैवी लॉ है। उसके बावजूद देश की राजधानी में ये परिस्थिति क्यों बनी? सबसे पहले तो जरूरत है ना कि ये जो व्यवस्था, ये जो हमारा विभाग है वन विभाग, इसके पेच जब तक कसे नहीं जाएंगे, इसको जब तक स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, अब जो जिस हिसाब से भी लगा लो, तब तक शायद कोई भी सरकार कोई आदेश दे दे, कुछ भी कर ले, ग्राउंड पर उसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है। धर्मराज जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। उससे पहले राय तपन भारती जी और मुन्ना जी ने जो बोला है और उसके पहले जो वैभव जी ने बोला है, उसका मैं एक बार जवाब दे दूं, फिर आपके प्रश्न का। ठीक है सर, प्लीज प्लीज। बीच में नहीं बोला। पहला तो जो शीश महल में पेड़ काटे गए उसका जवाब वैभव जी ने नहीं दिया, तो वो और बड़े अच्छे तरीके से बच के निकल गए। जो खुद केजरीवाल जी के घर में पेड़ काटे, रुक जाइए बाद में एक सुन लीजिए। हाँ सुन लेते। अब तीन लोगों ने बोला तो उनको जवाब दे देने दीजिए। ठीक। दूसरा, 23 जनवरी 2024 को गोपाल राय ने एक फाइल पे साइन किया। ये जो कह रहे हैं छतरपुर के रईसों को रोड बनाने के लिए किया गया, ये कितना झूठ बोलते हैं इससे पता लग सकता है। वहां पर एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई, राय तपन भारती जी, और उसके लिए उस रोड का चौड़ीकरण होना था। गोपाल राय जी ने परमिशन दी पेड़ काटने की, उस पे केजरीवाल जी के साइन है, और ये डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है। गलती कहां है ये समझिए। डीडीए को इस सब परमिशन के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी, और एलजी ने अपने लेटर में लिखा है जस्टिफिकेशन में, उनको नहीं मालूम था कि ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं ली गई है। पर कितनी अच्छी तरीके से वैभव ने झूठ बोला, जो इनकी आदत रही है। पहले भी हम लोगों ने डिबेट करी। अब आते हैं अगले जवाब पे। तो हमने आपको बताया अभी कि गोपाल राय और केजरीवाल जी के दोनों के साइन है उस पेड़ को उन 1100 पेड़ों को काटने के लिए, और वो किसी रईस के घर के लिए नहीं बनाई जा रही थी, जैसा वैभव ने कहा है कि रईसों की छतरपुर के कॉलोनी को बड़ा रोड बनाने के लिए किया गया। ऐसा नहीं है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता बनाने के लिए किया गया। अब आता हूं आपके प्रश्नों का जवाब। इसको प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए। मैं राय तपन भारती जी और आपसे दोनों से सहमत हूं कि कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि डिसीजन अगले 10 मिनट में लेना है, और ये पावर वहां के लोकल ऑफिसर पास होनी चाहिए कि यदि गिर गया और वो आंधी के बाद गिरा है और तार के कारण लोगों को नुकसान हो सकता है, रोड जाम है, तो अगले 10 मिनट 15 मिनट में जो भी ऑफिशियल तरीके हैं उसको लेके उस पेड़ को हटाना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात का, इसमें बड़ी डिले होती है, पर हमारा उद्देश्य क्या है इस कानून को लाने के लिए, या दोबारा इस कानून को रीस्टेट करने का, वो मेरी मंशा देखिए। हमारी मंशा ये है कि जो लोग भूल गए हैं कि पेड़ को काटना बड़ा इजी हो गया, 11 साल पे कोई एक्शन नहीं लिए गए। आप देखिए कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी दिल्ली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। उन सब चीजों को, जैसा आपने कहा कि चाबी टाइट करने की जरूरत है, पेच टाइट करने की जरूरत है, ये जो आज का संदेश है ये उन ऑफिसर्स को टाइट करने के लिए है कि भैया अब यदि गड़बड़ करोगे तो तुम छोड़े नहीं जाओगे। इस मंशा से इस कानून को लगाया जा रहा है। हर बार वैभव, राजनीति करने के लिए स्टेटमेंट नहीं दिए जाते हैं, हेडलाइन बनाने के लिए स्टेटमेंट नहीं दिए जाते हैं। तो मेरा कहना है दोनों प्रश्नों का जवाब दो कि क्या केजरीवाल ने शीश महल के लिए अपने 18-19 पेड़ कटवाए,
बिना एनजीटी के ऑर्डर के, जबकि एनजीटी ने मना किया था। और सोचिए, एक बार में दो ऑर्डर होते हैं, 2 पेड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। तो इन्होंने 10 ऑर्डर, 9 ऑर्डर इनफैक्ट 9 एप्लीकेशन अलग अलग लगाई और सबको एनजीटी ने रिजेक्ट किया, उसके बावजूद भी पेड़ काट दिया। और जो दूसरा इन्होंने झूठ बोला, इसका भी जवाब दे। और तीसरा, मैंने अपने कानून को दिल्ली में ये कानून लाने का पर्पस भी आपको बताया। ठीक है, चलिए वैभव, मुन्ना जी हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। अभी शुभेंदु अधिकारी ने, अरे बड़ा प्रेम है आपको शुभेंदु अधिकारी से भाई। शुभेंदु बड़ा प्रेम है आपको। नहीं, मैं शुभेंदु अवस्थी जी ने अभी, देखिए शुभेंदु भाई ने बोल दिया कि चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। अपना मत देखिए, वहाँ दाल करने वाली नहीं है। हाँ, ये शुभेंदु अवस्थी जी ने लच्छेदार अपने भाषणों में सारे झूठ गिनवा दिए। बेशर्मी की हद देखिए। मैं नहीं कह रहा, ये करनाल के अंदर बीजेपी कार्यालय के लिए 446 पेड़ बीजेपी ने कटवा दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी एलजी को, और उसके बाद डीडीए ये वहां पे वन अधिकारी को कि किस तरीके काटेंगे। उसके बाद दक्षिणी रिज दिल्ली में 630 पेड़ कटवा दिए। जब सुप्रीम कोर्ट एलजी और डीडीए को फटकार लगाने का काम किया, उसके बाद वहां क्षमा मांगी गई। उसके बाद आप देखिए, ये जो बहुत ही बड़ा मामला था, हसदेव में छत्तीसगढ़ जंगल 11,000 पेड़ काट दिए गए। क्यों? क्योंकि अडानी को वहां जमीन देनी थी कोयले खदान के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा। मैं चाहूंगा कि आपके न्यूज के माध्यम से लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन सर मुन्ना जी आप देखिए, मुन्ना जी एक मिनट, आपने जब बाउंड्री तोड़ा है तो मैं इसमें भूपेश बघेल के टाइम पे खूब लाठियां चली थी छत्तीसगढ़ में, चली थी कि नहीं चली थी? अरे महाराज, बारे में दिन समय सब बता दूंगा, ऐसा मत बोलिए। चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? नहीं, छत्तीसगढ़, अरे सर मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां सर उधर तो देखिए ही मत, वहां तो हर 5 साल वाला मसला बनता है ना, तो उधर तो जाइए मत। उधर जाइएगा तो आपके भी हाथ तो जलेंगे। आपने कहा ना भूपेश बघेल, ये मत बोलिए भारत का। अरे नहीं सर, मैं एंकर हूं तो आपको आप जो बोलेंगे मैं काउंटर नहीं करूंगा। आपने कहा कि अगर अभी विष्णुदेव साय के दौर में लाठियां चल रही हैं तो भूपेश बघेल के दौर में तो चला था ना डंडा, खूब चला था। मैं विष्णुदेव साय का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे राज्य के हमारे बॉर्डर पे है, हमें अच्छी तरीके पता है। अरे सर, मेरा भी बॉर्डर है मेरे राज्य का, ऐसा मत बोलिए। काल में बिल्कुल कह रहा हूँ, हमारा भी है। रमन सरकार के शासन काल में छत्तीसगढ़ को लूटा गया है। नहीं, उस पे मैं नहीं जा रहा, मैं उस पे कौन लूटा कौन नहीं, किसने लूटा किसने, उस पे नहीं जा रहा। मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं वहां पर किसी पार्टी की सरकार हो, जहां पर इंडस्ट्री देनी होती है, वहां पर एक एरिया में नेतागिरी होती है और हर जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से काम करती है और सब लोग जो 2-4 नाम लेते हैं, जिसमें आपकी पार्टी में जिनका नाम ज्यादा लिया जाता है उनको वेलकम ही किया जाता है। मैं लौटता हूं सर, वो दिल्ली के बॉर्डर से बाहर मत जाइए। एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है। ये मामला क्या है? हाईकोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल की याचिका थी उसको खारिज किया। उस पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कोर्ट का फैसला उत्कृष्ट था। केजरीवाल ने शराब घोटाले में बड़े पैमाने पर धन का गबन किया। केजरीवाल ने न्यायाधीशों को दोषी ठहराया, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनका जो मामला हाई कोर्ट में है वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ना सुने। कोर्ट ने इस पर फैसला ये दिया कि नहीं, मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही देखेंगे और उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की और जब टिप्पणी की उनके मामले को खारिज किया तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, हमला बोला और कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में बड़े पैमाने पर पैसों का गबन किया, जज को दोषी ठहराया, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। जब भी उनके पक्ष में कोई फैसला आता है तो उनकी प्रवृत्ति होती है अपनी टीआरपी बढ़ाने का और माहौल बनाने का। बहुत ही शानदार वक्तव्य के साथ में कल न्यायपालिका ने जो अपना जजमेंट दिया है, हाईकोर्ट ने जो बात कही है
क्योंकि ये व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, जो दिल्ली में शराब घोटाले का इतना बड़ा गबन करता है और उसके बाद न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जजेस पे आरोप लगाता है, और उनका ये नेचर कि जब कोई जजमेंट उनके अनुकूल आ जाए तो वो अपनी पूरी टीआरपी, अपने पूरे माहौल को गर्म कर देते हैं कि कट्टर ईमानदार हूं मैं और इससे बड़ा न्याय कोई हो नहीं सकता। और जरा सा भी अंदेशा कि मेरे खिलाफ कुछ जजमेंट तो नहीं आने वाला, उसमें आप प्रश्न चिन्ह लगा दें न्यायपालिका में, इस उनके व्यवहार पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। और हमें जनता को पूरा विश्वास है न्यायपालिका में, ये जजमेंट बहुत ही बेहतरीन है और ये समझना होगा कि न्यायपालिका पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। बात दिल्ली की हो रही है। दिल्ली में अब पेड़ पौधे नहीं कटेंगे और कटेंगे तो एक्शन होगा। वैभव, आपने सुना, मुझे आपको कुछ काउंटर भी करना था, तो सवाल नहीं पूछूंगा, पहले काउंटर करो फिर मैं रेखा जी को काउंटर करूं पहले कि इनको करूं? और वो तो हमने से ब्रेकिंग दी, आपको कुछ कहना है तो कह लीजिए 10-20 सेकंड। धर्मराज जी ब्रेकिंग बहुत चला, ये 2 दिन की खबर की बाद भी आपकी ब्रेकिंग थम नहीं रही है। अब सर आपने दिल पे ले लिया वैभव इसको। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये ब्रेकिंग नहीं है? देखिए होता क्या है ना, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है, लेकिन इतनी चवन्नी छाप भाषा का यूज करती हैं। आपने पूरे आपके श्रोतागण जो भी देख रहे हैं, देखा उन्होंने किस तरह की भाषा यूज करती हैं। ऐसा सीएम दिल्ली को मिला, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। ये पर्ची वाली सीएम आके बैठ गई है और इनको कुछ नहीं पता कि मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है। चलिए मैं इन पे आता हूँ, शुभेंदु भाई की पे आता हूँ, मैं अधिकारी की बात पे नहीं आता हूँ। शुभेंदु ठीक है, बोलिए। शुभेंदु जी, बड़ी चिंता हो रही है आजकल राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की भाजपा के लोगों को। बिल्कुल होनी चाहिए। भर के गालियां दी राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ने, वो टेप सुन लीजिए तो सारी इज्जत हो जाएगी। तो एक बार तो ख्याल रखना चाहिए ना राजनीतिक रिकॉर्डिंग। नहीं कोई नहीं, आप लोग बहुत खुश रहिए। अभी राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल का फ्यूचर आप ही लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो देखिए ये जो सतबरी रिज वाला मैंने जो केस उठाया, मतलब चैनल पे आके झूठ बोलने में महारत किसी को हासिल है तो इन लोगों को हासिल है। मैं इनसे पूछता हूँ, एक भी लेटर वो दिखा दे मुझे जहाँ पे गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल की स्वीकृति है। उसके बाद और वो स्वीकृति हमने डेट बताई है, हमने डेट बताई है, हमने डेट बताई है। मैं बता 23 जनवरी मुझे ऑर्डर दीजिए 2024, मुझे ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर की कॉपी 23 जनवरी 2024 को गोपाल राय का लेटर की कॉपी दिखाइए, इसको साइन किया 24 जनवरी को। मैं झूठ कैसे बोलूंगा? डिबेट हो चुकी है चैनल के ऊपर। ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, ऑर्डर की कॉपी नहीं है इस समय। दिखाइए ऑर्डर की कॉपी दिखाइए। नहीं, मैं तो डेट बता रहा हूँ। नहीं, मैं तो डेट बता रहा हूँ सर, ऑर्डर की कॉपी भी दिखा दूंगा। 2014 को, अरे 2014 में मोदी जी आए थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए? ये कौन सी बात है? डेट बता दूंगा। टॉपिक को मत बोलो, आप अपने टॉपिक पे रहो। आप मुझे आपने क्लेम किया है, क्लेम आपने किया, ने साइन किए कि नहीं किए? डॉक्यूमेंट दिखाइए। एनजीटी ने क्लेम आपने किया, डॉक्यूमेंट दिखाइए। कंप्लेंट करी कि नहीं की? दिखाइए क्लेम किया, जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने केजरीवाल को नोटिस दिया कि नहीं दिया? 3 फरवरी का ईमेल एक्सचेंजेस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बीच में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन लोग का डीडीए में ईमेल सीरीज ऑफ ईमेल एक्सचेंजेस है, जहां पर एग्जीक्यूटिव और सीनियर और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बीच में जो पहले आप परमिशन दे चुके हो। डीडी ने ओरल ऑब्जर्वेशन, एलजी के ओरल ऑब्जर्वेशन में 1100 पेड़ काट दिए गए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं, आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, आप मुझे कॉपी दिखा दीजिए जहाँ पे परमिशन है, आप मुझे कॉपी दिखाइए। हम मैंने डेट बता दिया, मुझे डेट बता दिया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। चैनल के ऊपर 23 जनवरी का गोपाल राय का लेटर है, 24 जनवरी का साइन है उसके ऊपर। मैं आपको क्यों मानूं आपके डेट को? मुझे कॉपी दिखाइए। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने, दिखाइए ना मुझे मेरी बात तो सुन लो। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने, मैं आपसे एक एनजीटी के ऑर्डर पे, मुझे बोलने, ठीक है शुभेंदु भाई, हाँ आपने बोला अब देखो, अब ऑर्डर लेके कॉपी लेके तो कोई बैठेगा नहीं ना। उन्होंने तेरी तारीख बता दी, उन्होंने जज का नाम बता दिया, ठीक है, आपको नहीं मानना नहीं मत मानो, उन्होंने अपनी बात कह दी, चलिए आगे बढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ धर्मराज जी, क्लेम उन्होंने किया है तो ही हैज टू पुट द ऑर्डर बिफोर मी कि उन्होंने इस तरह से दिल्ली के तत्कालीन एनवायरमेंट मिनिस्टर, क्लेम उन्होंने किया, उनको देना है।
मैं आपको तो एक्सचेंजेस, ईमेल एक्सचेंजेस बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया वो भी दिखा सकता हूँ। डीडीए ने क्या दिया है कि एलजी साहब के ज्ञान में, एलजी साहब के ऑब्जर्वेशन के बाद वो पेड़ों की कटाई हुई। तो मैं देखिए ब्रॉडली पॉइंट ये है, जब आप इस तरह के क्लेम टॉल, इतने बड़े बड़े दावे जब करते हैं कि अब हम तक कलई कसेंगे, नकल, आपने भी बताया कि नकल कसने का ये कानून है क्या? अरे अभी वो कमल ध्यानी की, वो जो हमारे दिल्ली के युवक की मृत्यु हुई थी, उसमें कितने जज बोर्ड के अधिकारियों की नकेल कस ली गई इन लोगों ने। आशीष सूद की नकेल कसी कि नहीं उसमें कसी भाजपाइयों ने? क्यों नहीं कसी उस समय नकेल? कमल ध्यानी जिसने, जो एक युवक था, नौजवान था, उसकी मृत्यु हो गई आपके कुशासन की वजह से, आपके लैप्सस की वजह से। किस जज बोर्ड अधिकारियों की नकेल कसी गई? इसलिए ये मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज द शीयर प्रैक्टिस ऑफ हेडलाइन मैनेजमेंट। ये केवल हेडलाइन मैनेज करने के लिए हम नए अभी कल को आपको एक और कानून मिलेगा कि अब हम नया कानून बना रहे हैं जिससे दिल्ली की हवा साफ चलेगी। इस पे भी आप एक घंटा हम लोग डिबेट करेंगे। इस तरह से ये लोग सरकार चला रहे हैं। अभी दिल्ली में पोल्यूशन जो हुआ था, आशीष जी बोल रहे थे, अब क्या करूं, बड़े पड़ोसी राज्यों में भी इतने पटाखे फूटे कि दिल्ली में पोल्यूशन हो गया। ये तो मंत्री हैं इनको ये नहीं पता कि पड़ोसी आसपास जितने राज्य सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। आशीष ने तो अपना स्टेटमेंट दिया था ना कि पोल्यूशन बढ़ गया क्योंकि यहाँ दिल्ली के आसपास के राज्यों में पटाखे खूब फूटे। अरे आप किस बात के मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं? आपके पास केवल पोल्यूशन के डेटा के साथ घपला करने के लिए बने हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तरह से ये और अभी जनवरी 2026 की बात है, 426 पेड़ डीडीए काटने वाली थी। 426 पेड़ डीडीए काटने वाली थी दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया के आसपास। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी और सख्त उस पर ऑब्जर्वेशन दिया कि बिल्कुल उनको कोई परमिशन नहीं गई। डीडीए पहुंच गई थी 426 पेड़ काटने। अभी जनवरी 2026 की बात है। तो मैं कह रहा हूँ, ये क्यों हम दिल्ली की जनता इन पर क्यों विश्वास करें? वैसे भी नहीं विश्वास करती है, लेकिन क्यों विश्वास करें जब आपने इस तरह, और आपने ये दिल्ली के तत्कालीन सीएम के घर का, इसको मैं एंटरटेन नहीं करता, इतना ओछे दर्जे का सवाल है, मैं 5 बार सवाल दे सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एड्रेस कर दूं। जो वो 9 फिर से बता दूं, 9 पेड़ों को क्षति पहुंची थी, उसके एवज में जो कॉम्पेंसेशन पॉलिसी थी, 280 सैपलिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तत्वाधान में, उनके निरीक्षण में प्लांट की गई थी। 280 सैपलिंग। हाँ, काटे ना बिना परमिशन के, बिना परमिशन के काटे ना, बिना परमिशन के काटे, और 83 लगाए गए खाली, 83 लगाए गए। एक सेकंड, वो पॉलिसी है कि आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट परमिशन लेना पड़े, जो एनजीटी से परमिशन लेना पड़े। जस्टिस आदर्श गोयल ने कहा, सारी चीज मैं कह रहा हूँ ना, नहीं थी परमिशन, परमिशन नहीं थी। आपके स्वीपिंग झूठ बोल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। झूठ क्यों बोलते हो? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस आदर्श गोयल के सामने परमिशन नहीं थी। एनजीटी ने कहा, एक तो लेट अस डिबेट ऑन स्पेसिफिक मेरिट्स पे बात कर लेते हैं। ऐसे चिल्लाने और झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। 280 जो सैपलिंग्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के निरीक्षण में हुआ था, आपको क्या लगता है कि अगर ये आउट ऑफ द वे जाके काम हो रहा था तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ये काम करते? ये किस तरह से हास्यास्पद बात ये लोग करते हैं आकर यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे इनके झूठ का कोई तो वो सिर पैर नहीं है। ये कल को कुछ भी, ये लोग अभी पहले गणेश जी को चम्मच से दूध पिला रहे थे ना, उसी तरह के लोग हैं ये लोग। कभी नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं, कभी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लहरा देते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग, झूठ पे खेलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, झूठ ठीक है वैभव, ठीक है राय तपन मारुति जी के पास मैं आऊंगा। ठीक है राय तपन मारुति जी, देखिए पॉलिटिकल इफ्स एंड बट तो चलते रहेंगे, और ये संभव नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को एक्ट करे तो उस विपक्ष उसका वेलकम करे। मूल मुद्दा यह है कि दिल्ली में ऐसे भी पेड़ बहुत कम हैं, और वो बहुत जरूरी है कि जो हैं उनको बचाए कैसे। धर्मराज जी, मैं 30 वर्ष पहले महाराष्ट्र की पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली आया था, और मैंने 30 साल पहले, मुझे याद है 1996 में, मुझे दिल्ली के आसपास, दिल्ली और आसपास में पेड़ अच्छी संख्या में दिखाई पड़ते थे। इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता था। लेकिन पिछले 30 साल में टेम्परेचर में काफी इजाफा हुआ है, और लोग बेहोश होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, क्या नुकसान होता है, ये सब तो आए दिन की खबर बनती रहती है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 दिसंबर को जो कहा था कि पेड़ों पर जो कानून बने हुए हैं, मतलब अभी जो बदलाव हुआ उसके पहले, ये पेड़ काटने के लिए, यानी जो लोग काटते हैं ना, उनके बचाव के लिए है।
बड़ी कड़ी टिप्पणी की और मुझे लगता है कि डीटीए के खिलाफ कई बार सुप्रीम कोर्ट का फैसले आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को डीटीए पर भरोसा नहीं है। उसने कहा बाहरी एजेंसी से पेड़ों का सर्वेक्षण कराए। अब एक सीईसी कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करता है। नेशनल हाईवे या फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया या किसी बड़े काम के लिए या ओवरब्रिज के लिए यदि आपको पेड़ काटना जरूरी है, 50 से अधिक पेड़ हैं, तो सीईसी के पास आवेदन करना होगा। डायरेक्ट नहीं, वन अधिकारी के थ्रू। वन अधिकारी को लगता है कि अनुमति दे सकते हैं तो अनुमति देने के बाद फिर वहां सीईसी अनुमति देगा। तो सिकंजे तो बहुत कस रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसमें कहां पर लूप फॉल्स आता है। लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कितने किलोमीटर की दूरी है? अरावली की पहाड़ियां जो शुरू होता है दिल्ली से लेकर राजस्थान, ये पूरा हरियाणा राजस्थान तक ही जाता है, जो रेंज है पूरा बहुत लंबी दूरी तक है और माउंट आबू तक है। तो इन पेड़ों की रक्षा नहीं करने के कारण ही टेम्परेचर में इजाफा हुआ और पर्यावरण की दुर्दशा हुई। तो इस पर बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कई फ्रंट पर काम करने के, सामाजिक संगठनों को आगे लाना होगा, पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होगा और पेड़ लगाने के लिए, काटने के लिए तो सजा का प्रावधान हो ही गया है। बस ध्यान ये रखना है कि इमरजेंसी में बिजली तारों के कारण यदि पेड़ कटने में देरी हो रही है, किसी की जान न जाए, कोई कार के ऊपर यदि पेड़ गिर गया है तो उसे जल्दी हटाया जाए, इसमें ईमानदारी की जरूरत है। लेकिन ये अच्छी बात है कि दिल्ली में पेड़ों को लेकर बहस हो रही है और इस बारे में सरकार ने भी स्टेप उठाए हैं। मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे लगता है कि दिल्ली सरकार पेड़ों को लेकर कुछ अच्छा काम करना चाहती है। यदि पेड़ों को लेकर अच्छा काम होता है, पेड़ों की संख्या बढ़ती है, तो कुछ हम बदलाव देख सकते हैं। लेकिन ये बदलाव 1 महीने 2 महीने में नहीं दिखेगा। इसका विश्लेषण करने के लिए हमें 2 साल तक इंतजार करना होगा। इन मुद्दों को चुनाव में भी उठाना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को कि इन पार्टियों ने पेड़ों के साथ बेईमानी की, इन पार्टियों ने पेड़ों के साथ ईमानदारी की, इस पर भी बहस होना जरूरी है। जब हम पॉलिटिकल एजेंडे में इसको लाएंगे तभी कुछ सुधार हो सकता है। बहुत सारे कंट्री में मैंने सुना है कि पेड़ों की रक्षा करने के बहुत कड़े नियम हैं और वहां पर इतनी आसानी से सर, तो ये बताइए, जैसे अपने देश में जैसे ये अरावली की रेंज की जहां तक हम बात करते हैं तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और ये दिल्ली, ये 3 स्टेट्स को ये कवर करता है। और अलग अलग समय में हर पार्टियां इन राज्यों में शासन करती रही हैं। आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया कि 25-30 साल पहले का क्या हाल था। आज जहां पर मैं नोएडा में रहता हूं, मेरा अपना देखा हुआ है कि 10-15 साल पहले उस एरिया में क्या था, खेत थे, पेड़ थे, जंगल था, बट आज वहां कुछ भी नहीं है। तो ये कहना कि जो शहरीकरण है ये भी एक बड़ा कारण है कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण बताया कि लोग गलियों में 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ते। 1 इंच की भी दिल्ली एनसीआर में कीमत है, तो पेड़ तो रहेंगे क्यों? पेड़ को भी काटो। रायतापन भारती जी, दरअसल में हमारी जागरूकता में जो कमी है ना, मैं अपने आसपास महसूस करता हूँ कि पेड़ों की टहनियां काटी जा रही हैं। अभी तो बड़ा इतना जबरदस्त कानून आया है, शायद 6 इंच या 8 इंच तक की इजाजत है कि काटी जा सकती है। इसके पहले हम लगातार 75-80 साल से सोए हुए थे, तो अब टहनियों को काटने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। अब ये जो लालच है ना, कई बार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई पेड़ काट नहीं करे, लोग अटैक कर देते हैं, हमले कर देते हैं। जिस तरह से पार्किंग को लेकर झगड़े होते हैं दिल्ली एनसीआर में, उसी तरह पेड़ों को कटाई पर आपत्ति करने पर भी झगड़े होते हैं। इसमें पुलिस की भी लापरवाही हमने देखी है कि पुलिस आमतौर पर जो मदद मांगी जाती है पड़ोसियों के द्वारा कि पेड़ हमारे बगल में कट रहे हैं, आप एक्शन लो, तो पुलिस का जवाब रहता है कि आप वन विभाग को फोन करो। आमतौर पर वन विभाग के फोन नंबर लोगों के पास उपलब्ध नहीं होते, जितनी आसानी से लोग पुलिस का नंबर रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टॉल नंबर कहा था कि बनाओ, वो टॉल नंबर चालू हो गया है, वो 18 से शुरू होता है, उस नंबर का प्रचार होना चाहिए। तो इसमें लोगों को इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तभी पेड़ बचेंगे। धर्मराज जी,
ठीक है सर। अब इस मुन्ना खान साहब देखिए, कौन सरकार ने क्या किया नहीं किया, पूर्व अगर बहुत पीछे जाएंगे तो एक वो है ना क्या नाम है जिनका निधन हो गया, जो कहते थे कि आग लगेंगे तो कई घर जद में आएंगे, मेरा घर अकेला थोड़ी है। तो अगर हम बहुत पीछे जाएंगे तो सब लोग लपेटे में आएंगे। राहत इंदौरी साहब। हाँ तो भाई, तो अब पीछे हम नहीं जाते, वर्तमान में धर्मराज जी, हाँ जी धर्मराज जी सर, धर्मराज जी एक मुझे इंफॉर्मेशन देना है पेड़ों को लेकर। महाराष्ट्र जहां मैं रहा हूँ वहां पर एक अच्छा कानून है कि आप यदि मकान बना रहे हैं और जब तक पेड़ आप नहीं लगाएंगे आपके मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस तरह के कुछ कानून बदलाव की जरूरत अन्य। ठीक है मुन्ना खान साहब, जल्दी से बताइए सर, अभी तो हमें ये देखना है कि वर्तमान परिस्थिति क्या है और वर्तमान परिस्थिति को हम कैसे बेहतर बनाएं। वर्तमान परिस्थिति ये है कि आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे, पहले लोग घर के बाद जो आंगन बनाते थे ना, तो वहां पे बूढ़े बुजुर्ग पेड़ रोपते थे, तो पेड़ अब विशाल जो रूप ले लिया है। तो ये इस एरिया में, इस क्षेत्र में, उत्तरी दिल्ली के अंदर सारे गांव के एरिया थे। अब उन प्लॉटों में जो विशाल पेड़ लगे हैं उनके जो अब रेट तो लोग कोई लगा नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के नेताओं के नजरों में ऐसे प्लॉट बहुत ज्यादा है, ये चिन्हित कर रहे हैं और मोल भाव करके उन प्लॉटों को खरीद रहे और पेड़ कटवा करके मकान बना रहे। शुभेंदु अवस्थी जी को मैं कहता हूँ, कल हमारे ऑफिस में है, मैं इनको दिखाता हूँ कि कितने प्लॉटों पे बीजेपी के नेताओं के द्वारा सस्ते मोल भाव में खरीदा गया, उन पेड़ को काट करके उस पे विशाल। शर्म तो कब आती है ना जब सरकार में कुछ हो ना रहा। अब मैं सवाल करूंगा कि आपके विधायक ऐसे नहीं, आप चले जाइए शीला दीक्षित के सरकार में ऐसे है। अरे भाई मिसाल का मिसाल नहीं, ये आगे बात, हर राजनीतिक दल के मसले पर डिबेट नहीं हो रहा। आज आप प्रेजेंट टाइम में देखिए बीजेपी का क्या है, बात करते करते कभी लाल किला, कभी ताजमहल, कभी आगरा चले जाएंगे, प्रेजेंट टाइम में जवाब नहीं देंगे। ये ऐसे ज्योतिष है जो आपको भविष्य की बात बताएंगे, फ्यूचर की बात बताएंगे, या आपको बैक ले जाएंगे 50 साल। देखो 50 साल में से हुआ था, देखो आने वाले समय में ऐसा होगा। अरे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है वो देखिए। दिल्ली की जो दुर्दशा है, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं रेखा सरकार जिम्मेदार है, जो इनके विधायक है वो जिम्मेदार है। इनको अगर रिपोर्ट निकाले ना, कितने प्लॉट के पेड़ कटे, कितने प्लॉट पे मॉल बने, कितने प्लॉट को पेड़ काट के फ्लैट बना करके बेचा गया, अगर इनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो डाटा मैं दे दूंगा। करें ये कार्रवाई, ये कर ही नहीं सकते। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम आना चाहिए, निगम पार्षद का। चलिए सर, जल्दी से शुभेंदु जी जवाब दे दीजिए। शुभेंदु जी जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सर समय खत्म हो रहा है। शुभेंदु भाई जल्दी से बोल दीजिए। बस मैं यही कहूंगा कि मुन्ना खान जी कल एक FIR करिए, आज ही कानून बना है। यदि मान लो और जिन बीजेपी वालों ने पेड़ को कटवा के, सुनो मेरी बात को, मुन्ना खान सुन लो, मुन्ना खान जी सुन लो पहले। आप यदि कल कंप्लेन नहीं करते, अरे सरकार आपकी, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ, आप करो सर। अरे सर नहीं, इसमें तो लोगों को भी नहीं, इसमें कानून में तो लोगों को सुविधा दी गई है ना कि लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं मुन्ना खान जी, खाली कल 2 लोगों का आप कंप्लेन करिए, आपके ऑफिस में मेरे आने की जरूरत नहीं है, उसकी कॉपी भेज दीजिएगा और एक्शन ना हो तो बताइएगा। कंप्लेंट करना आपका काम है। चलिए सर, खाली चैनल पे बोल के भाग जाना। चलिए सर, पेड़ नहीं कटना चाहिए और अगर सरकार कोई काम कर रही है तो उस पर निगाह रखिए कि सरकार का काम, कानून सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। पेड़ बचाना जरूरी है, ये हम सब लोग मानते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका, वैभव थैंक यू आपका, मुन्ना खान जी आपका बहुत शुक्रिया, रायतापन भारती जी सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। छोटे से ब्रेक ले रखेंगे, लौटते हैं।